हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये रीट एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन इतिहास के, 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान के, 10 क्वेश्चन भारत एवं विश्व भूगोल के और 10 क्वेश्चन ही है जो अर्थशास्त्र के देखने वाले हैं। तो टोटल हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज का पहला सवाल जो है हमारा वो होने वाला है इतिहास से संबंधित पहले 10 क्वेश्चन। देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करें सीमांत गांधी की, तो इसने एक दल की स्थापना की थी, उसका नाम है लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल की इसने स्थापना की थी और इन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम है खुदई खिदमतगार। खुदई खिदमतगार, ये इसने एक संगठन बनाया था और लाल कुर्ती नामक से इन्होंने जो एक दल भी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया? दोस्तों, प्रश्न है कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। दोस्तों, बात करें प्रथम सुल्तान जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया, प्रथम सुल्तान की बात करें तो वो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण की बात करें तो वो हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें है जो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ था। दोस्तों, ये जो प्रश्न है हम वाक्य समेत देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्मित मस्जिद है वो है जमेत खान मस्जिद। जमेत खान मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई मस्जिद है। दोस्तों, अगर बात करें मोट की मस्जिद की, तो मोट की जो मस्जिद है ये सिकंदर लोदी के काल में बनी गई मस्जिद है। सिकंदर लोदी के काल में बनाई गई ये मस्जिद है। उसा मस्जिद ये भरतपुर में स्थित है। ये भरतपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला? ये इनमें से कौन सा जो अभिलेख है ये कर्नाटक से नहीं मिला है? तो गुर्जरा का जो अभिलेख है ये कर्नाटक से नहीं मिला। इसके अलावा मास की उदयगोलन निटर, ये जो अभिलेख है ये कर्नाटक से मिलेगा अभिलेख है। गुर्जरा जो अभिलेख है अशोक का, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश से मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? यानी किस बौद्ध ग्रंथ को है जो बौद्ध धर्म का रामायण या बौद्धों का रामायण कहा जाता है? तो ये है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है ये बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जो प्रसिद्ध मस्जिद है जामा मस्जिद, इसका निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन,
दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर दिए लगाया था और था, यानी दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर था? तो ये था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? अष्टभुजाकार आकृति किस वंश की विशेषता है? तो ये है लोधी वंश की विशेषता, लोधी वंश की ये विशेषता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए संविधान का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है, यानी एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए विधेयक को पारित होना आवश्यक है, तो वो आवश्यक है संसद की में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तन कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे कौन से हैं? यानी एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए 3 आवश्यक उपकरण चाहिए, वो कौन कौन से चाहिए? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य की विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य की विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, असुमेलित है, यानी असुमेलित का छांटना है। दोस्तों अगर बात करें इसमें असुमेलित की तो हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 में हुई थी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी, लेकिन जो गुजरात राज्य की स्थापना है ये 1956 में नहीं हुई, गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1960 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका ए सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार किसी नए राज्य का निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना आदि शक्ति किस में शामिल है? तो ये जो शक्ति है ये हो जाएगी संसद की, यानी संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का निर्माण करना, नए राज्य बनाना है या उसमें परिवर्तन करना है, नाम बदलना है या सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये जो शक्ति है ये संसद के पास शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठबंधन की बात करें तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया था भाषाई आधार पर, और इसका जो गठन है ये 1 अक्टूबर 1953 में किया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन की बात करें तो ये वर्ष 1953 में इसका गठन हुआ था, वर्ष 1953 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के समय महत्वपूर्ण देश को, यानी 7वें संशोधन 1956 के समय है जो देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया था, यानी जब 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी इनमें से एक कथन सही है। तो देखिए
अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे है। नहीं, ये गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ये इसमें एकदम सही है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? यानी मूल अधिकारों का जो संरक्षक समझा जाता है ये न्यायपालिका को समझा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है या समझा जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए पहला सवाल, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारतीय जलवायु को कितने ऋतुओं में विभाजित किया? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो भारत की जलवायु को विभक्त किया है ये कितने भागों में विभक्त किया है? तो ये 4 विभागों में विभक्त किया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? दोस्तों बात करें मावठ की वर्षा यानी जो मावठ वर्षा होती है ये सबसे पहले तो कब होती है? तो ये शीत ऋतु के शीत ऋतु में होती हैं या सर्दियों में होती हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती हैं जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ से कारण होती हैं और ये रबी की फसलों या फिर इसमें गेहूं दे रखा है या फिर इसे कह सकते हैं रबी की फसल के लिए लाभदायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत चमकने से उत्तर भारत में तापमान में क्या परिवर्तन होता है? यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है उस समय है जो उत्तर भारत में है जो तापमान में वृद्धि होती है। उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में वर्षा ऋतु का काल है। भारत में जो वर्षा ऋतु का काल है ये मध्य जून से लेकर अगस्त के मध्य में है। मध्य जून से लेकर अगस्त तक भारत में वर्षा ऋतु का काल माना जाता है। अरब सागर शाखा से सबसे पहले वर्षा होती है। यानी अरब सागरीय शाखा से जो सबसे पहले वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढालों में। पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढालों से अरब सागर से जो आने वाली वर्षा है यहाँ पे सबसे पहले होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन जो काल है ये हो जाएगा सितंबर से अक्टूबर, या इसे लौटते मानसून या पीछे हटते मानसून भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो है 118 सेंटीमीटर। 118 सेमी भारत में वार्षिक वर्षा वाला है। और भारत में अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो वो होती है मासिन राम मेघालय में। मासिन राम मेघालय में लगभग 1300 इसमें है जो लगभग
1300 सेंटीमीटर सेमी वर्षा होती है मानसीन राम मेघालय में। यहाँ पे भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। सामान्यतः ईंट बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में कौन सी मृदा का होता है? ईंट बनाने के लिए जो सबसे अधिक मृदा काम में ली जाती है वो है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा है जो सर्वाधिक ईंट बनाने में काम में ली जाती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चनों के बारे में। अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए पहला सवाल, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप रहा है। यानी जो रिकवरी शेप रहा है वो रहा था वी शेप। ये वी शेप रहा है। यानी कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप रहा वी शेप रहा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को मंदी से उभरने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक आय करती है तो उस स्थिति में प्रस्तुत बजट कहलाता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को समझिए, अर्थव्यवस्था को मंदी से उभरने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो उस स्थिति में प्रस्तुत बजट क्या कहलाता है? तो उस स्थिति में जो बजट है वो घाटे का बजट कहलाता है। यानी अगर सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो उस प्रस्तुत बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से? यानी जो आरोग्य धारा है इसका संबंध है जो केंद्र की किस योजना से है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? पीएम स्वनिधि योजना के तहत तो ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत है लगभग 10,000 रुपये तक के लिए है जो छोटे दुकानदार ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यानी ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया है? यानी थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिश पर चुना गया है? तो यह है उर्जित पटेल समिति। यानी उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर है जो थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को है जो माप के लिए शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में। तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक परिवहन तथा भंडारण सभी की लागतों को शामिल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है, ये भी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है, ये भी इसकी सही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना साप्ताहिक आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना है ये साप्ताहिक आधार पर नहीं की जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो गणना है ये मासिक आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति का स्थिर आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे और इसकी जो स्थापना है ये 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई के दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे। थैंक यू, धन्यवाद।